नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आज हम आपको SI और ASI और पैट के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेते आए हैं 20 क्वेश्चनों का, जो कि हमारे संविधान से संबंधित है। तो आज आप देख लीजिए संविधान से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये चेक कर लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, 50% भी कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका संविधान अच्छा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। संविधान का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और कौन से सन में हुई थी? 1774 ईस्वी में। अब आप इसे समझ लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये टॉपिक संविधान का भी है और इतिहास में ही बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं इसका एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको, जो आपको इतिहास में ही बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये क्या है एक बार इसे समझ लो, फिर कभी समस्या नहीं आती। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजों ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। सबसे पहले क्या होता था? बंगाल में सबसे पहले गवर्नर होते थे। बंगाल में गवर्नर होते थे। इसी प्रकार बॉम्बे में, मद्रास में क्या होते थे? गवर्नर होते थे। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा चलाने के लिए, अच्छी नियंत्रित करने के लिए इन्होंने बंगाल में गवर्नर जनरल पोस्ट बना दी, कहो तो इससे बड़ी पोस्ट बना दी। तो बंगाल का सबसे पहले जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन में पूछा जाता था, बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सब बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था? वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और आप इसी क्रम में ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अच्छे से चलाने की कोशिश की अंग्रेजों ने, तो उसके लिए इन्होंने इस पोस्ट को हटाकर अगली पोस्ट बना दी गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल बनाने का अर्थ ये है कि एक बड़ी पोस्ट बना दी। इसके द्वारा बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें इसके अधीन रखा गया। आप समझ रहे हो ना? जो इसका पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। जब वारेन हेस्टिंग तो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो ये कहाँ का बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उस समय क्या था? 1773। और कब तक बना गया? 1773 से 1784-85 तक। 84-85 तक बनाया गया था। परंतु समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या यहाँ आ रही थी, जो वहां के गवर्नर थे, कहाँ थे? मद्रास और बॉम्बे। यहाँ पर अभी भी गवर्नर होते थे। ओनली सिर्फ जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वहां पर ही गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये जो दोनों थे ये इसके अधीन हो गए। और ये 1773 का समय था। 1773 के बाद जो ये गवर्नर जनरल पोस्ट बनी यही, ये 1833 के चार्टर एक्ट तक बनी यही। चार्टर एक्ट 1833 के बाद ये भी चेंज हो गया।
इसके बाद अगली जो पोस्ट आई गवर्नर जनरल के बाद, वो पोस्ट आती है तीसरे नंबर दी भारत का गवर्नर जनरल, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके आधार पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। वो जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का वो था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ये उस समय का दौर था जिस समय सती प्रथा समाप्त हुई थी। सती प्रथा जो समाप्त हुई थी वो 1828 के समय राजा मोहन राय और विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। तो इनका जो शासनकाल चला, ये जो चला है वो चला है 1833 से 1858 ईस्वी तक। इसके बाद ये वाली पोस्ट भी चेंज हो गई। इसके बाद जो पोस्ट आई इसके बाद जो अगली पोस्ट आई वो आई वायसराय। इसके बाद पोस्ट आई वायसराय, जो 1833 से लेकर 1947 ईस्वी तक बनी रही। आप देख लीजिए। और इसका जो सबसे पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो हमने आपको जो पहले थे हमने आपको बता दिए हैं। आप देख लीजिए एक बार। वो जो बंगाल का गवर्नर था, पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे और जो रॉबर्ट क्लाइव थे। दूसरे नंबर पर जो बने हैं, जो पोस्ट चेंज हुई है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत बनाने के लिए। और उसका जो पहला जो बनाया गया गवर्नर जनरल वो वारेन हास्टिंग्स बना 1773 से 1750। और उसके बाद जो अगला बना है वो बना है भारत का गवर्नर जनरल। कहो तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उससे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो विलियम बेंटिंग सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। और उसके बाद जो अगला बने हैं वो है वायसराय बने। वायसराय जो नई पोस्ट आई है वो कौन थे? सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग बने। तो इस प्रकार हमने आपको ये चीज बताई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? अधिवेशन का मतलब हुआ बैठक। जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी 11 और तीसरी 13। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुल 12 बैठक हुई है। कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। और लास्ट जो अधिवेशन हुआ है वो 24 जनवरी 1947 को हुआ। 24 जनवरी 1947 नहीं, बात बोल दिया। 24 जनवरी 1950 को जो लास्ट वाला अधिवेशन हुआ, लास्ट अधिवेशन जो हुआ वो हुआ है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आता है, अगला क्वेश्चन जो आया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आप एक बार इसे रिमाइंड कर लीजिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ये जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज जब कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब आप तो कैसे याद करना है? कई बार क्वेश्चन ध्वज पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल मन कब अपनाया गया, कई बार पूछा जाता है अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का वो कब अपनाया गया। इसे कैसे याद रखना है? तो आप याद रखो, सबसे पहले क्या होता है जब 26 जनवरी मनाई जाती है तो सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाता है? सबसे पहले झंडे पर ध्यान दिया जाता है। तो झंडे जो फहराया गया है वो सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया ये झंडा। इसके बाद क्या होता है जब 26 जनवरी तो उसके बाद झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय ध्यान होता है। राष्ट्रीय ध्यान जो होता है तो फिर जनगण मन, ये जो मनाया गया है, जो अपनाया गया है, ये है 24 जनवरी
1950। और इसके बाद एक क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उसके बाद जो हमारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो अपनाया गया है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। तो हमने आपको याद टाइम तरीका बता दिया है कि 26 जनवरी जब मनाई जाती है सबसे पहले झंडे पर ध्यान दिया जाता है, वो झंडे पर ध्यान दिया जाता है। तो आपको ये डेट याद रखनी है 22 जुलाई 1947। उसके बाद क्या होता है, झंडा फहराते हैं, वो झंडा फहराते हैं तो 24 जनवरी 1950, उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। आप तो तीनों डेट याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन आता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये जो प्रावधान लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपने ये क्वेश्चन शायद ये पाया होगा या ध्यान रखा होगा। आप छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेते हो, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल की कहाँ से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पहुंच जाता है। आपको ये याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। अगर क्वेश्चन आ जाता है इसी के स्थान पर, निर्वाचन के स्थान पर, अगर निर्वाचन के स्थान पर दे दिया नामांकन, फिर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ध्यान रखना है, अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाए तो आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन तो फिर आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में बता दें। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा का कब कहाँ से जोड़ी रही है? तो ये सिंधी भाषा जो जोड़ी रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप सेंडर नंबर याद रखना है। सेंडर नंबर के आधार पर आप शहरी भाषा याद कर सकते हो। तो मैंने एक बार वो बता देता हूँ आपको, सेंधा नमक जो जोड़ा गया है, ये सेंधा हो गया सिंधी भाषा। सिंधी भाषा नेपाली, मणिपुरी और टोनकरी, ये जो भाषा जोड़ी रही है ये जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी रही है। और जो ये जोड़ी रही है, ये तीनों ये जोड़ी रही है आपके 78वें संविधान संशोधन द्वारा, 78वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा। और इसके अलावा एक और बताई थी मैंने आपको ट्वीट, MS धोनी का बल्ला, मेथाली, संथाली, डोगरी और बोडो, और ये जो जोड़ी रही है ये आपके 92वें संविधान संशोधन द्वारा ये 4 भाषा जोड़ी रही है, मेथाली, संथाली और डोगरी, बोडो। ठीक है, अल्लाह हम बताते हैं, ये हो गया आपका आंसर 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। अगला क्वेश्चन आप देखना है, राज्य सूची में कितने विषय राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? आप देख लीजिए राज्य सब, आप तो याद रखना है अनुसूची में याद रखना है राज्य सूची में कितने हैं, संघ सूची में कितने हैं और संबद्ध सूची में कितने हैं। तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या है, संघ सूची में क्या है आपको ये याद रखना है, 97 से वोडाफोन का नंबर याद होता है, 97 66 47। ये आपको जैसे वोडाफोन का नंबर होता है ना, इस 97 इससे 97 ये इस प्रकार से आप ये याद रख लीजिए, संघ सूची या राज्य सूची और संबद्ध सूची 97 66 47। अब क्या हुआ, इसमें राज्य सरकार में 66 विषय ये विषय हैं, ये मूल संविधान में थे।
और परंतु जो वर्तमान में है, वर्तमान में इनमें चेंज हुआ है। जैसे जैसे परिस्थिति आती है वैसे वैसे इनमें चेंज होते रहे। ये जो 96 थे, इस समय जो है 100 विषय हैं, और जो 66 थे और इसमें से 5 विषय संघ सरकार ने हटा दिए हैं और यहाँ से निकाल कर किस चीज में जोड़ दिए रहे हैं, समवर्ती सूची में। तो केंद्र सरकार ने कुछ उसके अधिकार छीन लिए हैं, कुछ उसके विषय छीन लिए हैं और छीनते उसे समवर्ती में डाल दिए हैं कि हाँ तुम भी देखो हम भी देखेंगे इस विषय में। तो इसके विषय कितने हो गए, इसके हो गए 61 और इसके हो गए 52। तो आपको मैंने ये विषय बताए हैं, जो 5 विषय निकाले गए हैं वो विषय कौन कौन से हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। कई बार पूछा जा सकता है, शिक्षा, वन, वन्यजीव, वन्यजीव और पक्षी संरक्षण, इसके अलावा नापतोल और न्याय प्रशासन। ये आपको 5 याद रखने हैं, शिक्षा, वन, वन्यजीव और वन्यजीव संरक्षण और नापतोल और न्याय प्रशासन। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि इस समय जो वर्तमान में है वो 61 विषय के बारे में है, 61 विषय शामिल है। अब क्वेश्चन अगला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश होते लिए अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी सीट होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 20 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 32 होनी चाहिए या 12 होनी चाहिए। लोकसभा में जो सीटें आवंटित हैं वो है 20। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 20। और ये 20 कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इससे एक क्वेश्चन के आधार पर हम कम से कम 6-7 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंस करने से अच्छा है एक्सपीरियंस करने वाले से कुछ सीख लो, यही टीचर में और स्टूडेंट में अंतर होता है। तो सबसे पहले लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम सीट कितनी है, वो 20 दी रही है। 20 कैसे है वो देख लीजिए। जो ये हो गया लोकसभा, और लोकसभा में जो अधिकतम सीट होती है वो अधिकतम सीट होती है 552, और 552 में से जो राज्य से ली जाती है, जो राज्य से ली जाती है वो ली जाती है 530, और जो केंद्र शासित प्रदेश होती है, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से ली जाती है 20, और जो मनोनीत होते हैं, जो मनोनीत होते हैं वो आते हैं 2, कुल मिलाकर हो जाती है 552। अब वर्तमान में कितनी सीट है, वर्तमान में जो सीट है वो है 545, और 500 वर्तमान में सीट देख लेते हैं। वर्तमान में सीट है 545। अब 545 में से राज्य में कितनी है, कितनी ली गई राज्य से और कितनी केंद्र शासित प्रदेश से ली गई है और कितने हमारे मनोनीत है। तो आपको पता होना चाहिए जो मनोनीत थे ये अब हटा दिए गए हैं, अभी तक तो हैं, पर संविधान संशोधन 104 द्वारा एंग्लो इंडियन को स्थान नहीं दिया गया है। तो आप देख लीजिए राज्य को 524 और और 2 यहाँ से, और केंद्र शासित प्रदेश के जो है वो है 19, कुल मिलाते हैं जो हुए हैं 545। ये तो आपका हो गया लोकसभा में। इसी प्रकार से आप राज्यसभा को देख लीजिए। राज्यसभा में जो अधिकतम सीट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 250, और जो राज्य से ली जाती है वो ली जाती है 225, और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर कहो तो 538, कुल मिलाकर कहो तो 238 सीट जो ली जाती है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ली जाती है, केंद्र शासित प्रदेश से ली जाती है। और 12 सीट जो है वो मनोनीत है, जो 12 सीट है जो मनोनीत
मनोनीत जो है वो 12 सीट है। कुल मिलाकर कितनी हो जाती है 250 अधिकतम सीट। और इस समय वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में जो है हम आपको वर्तमान भी बता देते हैं। वर्तमान में इस समय 225 सीट राज्य से है और केंद्र से जो तुम्हारे हैं वो 8 हैं और मनोनीत जो है वो 12 है। कुल मिलाते देख लीजिए 12, 8, 20 और 225 बराबर 245 सीट है। अगर आप हमारे साथ मेहनत नहीं करोगे तो देख लीजिए ना, आपका कैट या एसआई तो इसमें परेशानी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, या आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो जरूरत नहीं पड़े किसी वीडियो देखने की। अगला क्वेश्चन आता है सीएए में 3 देशों के 3 नागरिकों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन अभी नया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आ सकता है, इसकी संभावना है। सीएए क्या है, सीएए में कितने देशों से कितने नागरिक आ सकते हैं, कौन कौन नागरिक आ सकते हैं, तो इसका हमें याद रखना जरूरी है। सीएए में हमारे जो है ओनली सिर्फ 3 देश आते हैं, 3 देश की जो है सीएए 2019 सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम, इसके तहत क्या है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यहां से 6 जाति आ सकती हैं। कितनी जाति आ सकती है 6 जाति। और वे जाति कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। पहली हो गई हिंदू, दूसरी बौद्ध, तीसरी सिख, चौथी जैन, 5वीं ईसाई और 6ठी फारसी। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। सीएए में 3 देशों के 3 नागरिकों के भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनसे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, फारसी नागरिक आ सकते हैं और उन्हें नागरिकता प्राप्त भारतीय मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का प्रावधान है। ये है आपका आंसर अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के तहत जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार जो है हमारा 31 है। इसी के तहत विदेश यात्रा का अधिकार हमें प्राप्त है। विदेश में जा सकते हैं, विदेश से यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईएल जो कि हमारे अमेरिका के संविधान से प्रावधान है, वहां से लिया गया है। ये पीआईएल जनहित याचिका है। जनहित याचिका के जो फाउंडर है, जो फादर वो पीआईएल वो है आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं पीएन भागवती। ये 1985-86 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये क्वेश्चन राष्ट्रपति वाले भाग 5 से लिया गया है, संघ से लिया गया है। और इस अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है 53 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 53 में कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कहो तो 3 स्तंभ होते हैं। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका नंबर 2 विधायी, नंबर 3 न्यायपालिका। ये तीन स्तंभ होते हैं। देश में हमारे 3 स्तंभ है। जैसे कार्यपालिका जो राष्ट्रपति, इसकी पावर जो होती है राष्ट्रपति के पास होती। विधायी संसद में जो नियम बनते हैं, विधान जो कानून बनते हैं। और न्यायपालिका आपको पता ही है जो सुप्रीम कोर्ट है। तो कहो तो एक प्रकार से विधायी जो कहती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे अनुमति देती है। और यदि इन दोनों के बीच
इन दोनों के बीच तत्याग हो जाता है, इन दोनों के बीच तत्याग हो जाता है, तो फिर कहाँ पहुंचता है वो, न्यायपालिका में पहुंचता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है भारतीय राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। अभी तक दो ही राष्ट्रपति ऐसे यही हैं जो हमारे बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, और उनमें से सबसे पहले जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन जो है, मैं भी देखता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे जो है रामनाथ कोविंद जी हैं, वर्तमान समय पे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जी हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष 11 माह का रहा है, सॉरी 1 वर्ष 11 दिन। इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, इनका कार्यकाल रहा है 1 साल 11 दिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति बने हैं जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1 वर्ष 11 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। श्वेत पेपर किस देश का आधिकारिक दस्तावेज है। कई बार दस्तावेज पूछ लिया जाता है, कई बार वुड पूछ ली जाती है। ऑरेंज वुड किससे संबंधित है, येलो वुड किससे संबंधित है, ब्लू वुड किससे संबंधित है, इसी का मैं कंफर्म करके पूरा आज बता दूंगा। जो श्वेत पेपर है, श्वेत पेपर जो है भारत और ब्रिटेन का आधिकारिक दस्तावेज है। ये जब जारी किया जाता है जब बहुत विशेष रूप में, जैसे कि कोरोना चल गया या कोई भी चीज विशेष मुद्दा होता, उस समय क्या जारी किया जाता है, श्वेत पेपर। श्वेत पेपर जारी जो किया जाता है वो कौन से देश के हैं, अपना भारत और ब्रिटेन। और जो मैं आपको बता देता हूँ, श्वेत पेपर के बाद कई बार पूछा जाता है ब्लू वुड के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ऑरेंज वुड के बारे में पूछ जाता है, येलो वुड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये किस देश से संबंधित है। एक पूछी जाती है व्हाइट वुड, एक वाइट पेपर होता है, एक वाइट वुड होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसलिए बता देता हूँ आपको। और एक होता है ग्रे वुड। जो हमारा ब्लू वुड है, ये ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है। ब्रिटिश सरकार की जो रिपोर्ट है वो आपकी कौन सी है, ब्लू। ऑरेंज जो हो गई वो नीदरलैंड की है, नीदरलैंड की जो सरकार की रिपोर्ट आती है वो आती है ऑरेंज वुड। और जो येलो वुड जो आती है, येलो वुड जो आती है वो होती है फ्रांस की। और व्हाइट जो आती है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। इसके अलावा ग्रे जो आती है, ये आती है बेल्जियम की आती है, बेल्जियम और जापान। आप देख लीजिए, व्हाइट वुड पूछा जाए तो पुर्तगाल और चीन और जर्मनी से संबंधित है, वहां की रिपोर्ट से संबंधित है, सरकार द्वारा जो जारी की जाती है वो रिपोर्ट है। ऑरेंज जो नीदरलैंड से संबंधित है, ब्लू है ब्रिटिश सरकार से, और येलो जो है फ्रांस से है, और व्हाइट वुड जो है पुर्तगाल, चीन, जर्मनी से संबंधित है, और ग्रे बेल्जियम और जापान से है। तो हम अगला टॉपिक अगले बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। हमने अभी तक 13 क्वेश्चन बताए हैं, 13 क्वेश्चन सारे इतने क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, कम से कम 50 प्लस में बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। भारत के प्रथम न्यायवादी जो थे वो थे आपके MC शीतल बाग। कई बार आप
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो याद कर लेते हो, पर महा न्यायवादी अटॉर्नी जनरल याद नहीं करते हो। जो आज तक क्वेश्चन में पूछने की संभावना है, आज तक क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बन जाते, क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछे जाते हैं। भारतीय प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार, और जो इस समय है केटे वेणुगोपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जो है किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। वो जो धन विधेयक का निर्णय करता है कि ये धन विधेयक कौन सी है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो 110 के बाद 111 अनुच्छेद जो आता है, उसमें राष्ट्रपति को वीटो पावर मिली हुई है, वीटो शक्ति मिली हुई है। इसके अलावा 112 में बजट है, अनुच्छेद 112 में बजट, वार्षिक वित्तीय। इसके अलावा लोकसभा अर्थात क्वेश्चन है 16, लोकसभा और राज्यसभा की पूर्ति सदन के कुल कितने सदस्य? ये क्वेश्चन आप तो सारे समझ में आए। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए कि जो वहाँ की कार्यवाही चल सके, मतलब कितने सदस्य अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि वहाँ की कार्यवाही हो सके। वो जो है वो है आपको 1/10। अगर लोकसभा में जितने सदस्य है 545 है, 545 तक 1/10 होते तो 54 आएगा। अगर 54 सदस्य अवेलेबल नहीं है, लोकसभा में 54 सदस्य अवेलेबल नहीं है, तो समझ लीजिए कोई कार्यवाही नहीं होगी। अगला है राज्यसभा। राज्यसभा में भी यही नियम है 1/10। अगर 1/10 सदस्य अवेलेबल नहीं है तो कोई सदन में कोई कार्यवाही नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या तय रखा है? ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपको छापते हैं, बहुत मेहनत लगती है छापने में। देख लीजिए, अनुच्छेद 82 में लोकसभा की सीट राज्य में मध्य आवंटन 30 जनगणना के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद ही आपको समझ में आए। अनुच्छेद 82 में लोकसभा, जब लोकसभा की सीटों का आवंटन हुआ तो वो कौन सा सन था? किस सन में अनुच्छेद 82 को परिभाषित रखा है, या किसके तहत ये कहा गया कि 545 सीट होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो ये कौन सी सन की जनगणना हुई थी? वो हुई थी 1978। 1978 की जनगणना के आधार पर यह कहा गया कि लोकसभा में इतनी सीट होनी चाहिए और राज्यसभा में इतनी सीट होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो यहाँ पर लोकसभा की सीट के बारे में बता रखा है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, लोकसभा की जो सीट है 2026 तक यथावत रहेगी। 2026 तक लोकसभा की सीटों में कुछ बदलाव नहीं आएगा। और आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपको। और एक संविधान संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन, उसके तहत क्या हुआ? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से लेकर 545 से 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन इसी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है ये कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 थी और 545 कब हुई? तो 545 जो हुई है वो 31वें संविधान संशोधन 1973। जब 1978 में जनगणना हुई तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा आई, लोकसभा की सीट पहले बहुत कम थी। जब जनसंख्या ज्यादा आई तो लोकसभा की सीटों भी ज्यादा बढ़ा दी। इसी आधार पर 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ और उसके तहत 525 से बढ़ाकर 545 सीट कर दी गई। और उसके बाद प्रावधान आया कि जो सीटें चेंज होंगी वो 2026 को चेंज होगी, उससे पहले नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करता है। इसका कौन निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये विधेयक धन विधेयक है या सिंपल है, साधारण है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगला 20 क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति
तथा यथा कितने वर्ष होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेता आया हूं मैं आपके लिए, शायद ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो वहां से। तो पैटर्न समिति तथा यथा कितने वर्ष होता है, कितना वर्ष होता है, कितना होता है। तो इसका जो आंसर है सॉल्यूशन 8 वर्ष। अब देख लीजिए, एक होती है पैटर्न समिति, एक होती है लो डेटा समिति। मैं आपको समझा देता हूं। एक होती है पैटर्न समिति और एक होती है लो लेखा समिति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पैटर्न समिति की जो जुड़वा बहन है वो है लो लेखा समिति। पैटर्न समिति की जो जुड़वा बहन है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पैटर्न समिति की जुड़वा बहन कौन है। जुड़वा बहन वो है लोट लेखा समिति। जो इनका साल होता है 1 बजटे यूनिट होते हैं, 1 बजटे यूनिट होते हैं, ये 1 बजटे होते हैं, जो भी 1 बजटे होते हैं। इसका जो कार्य होता है, क्या काम है, मुख्य है जो सरकार द्वारा फिजूल खर्चा होता है उस पर योर दिलानी होती है। क्या बताया मैंने आपको, सरकार द्वारा फिजूल खर्चा पर जोर। लगभग इतना ही सेम लोट लेखा समिति भी है। जैसे ये है पैटर्न समिति, सरकार द्वारा फिजूल खर्चे पर जोर या सुझाव देना, ये काम किसका है, पैटर्न समिति। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 30 सदस्य, और इसमें जो होते हैं, इसमें होते हैं 22। इसमें सदस्य की संख्या कितनी होती, 22। और जो 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। अब मैंने कहा था ये जुड़वा बहन है। जुड़वा बहन तहत से जो कैद CAG कैद जिसका अनुच्छेद 148 में बयान है, वो एक अपनी रिपोर्ट देती है। किसी भी मामले में कोई घोटाला होता है तो घोटाला का जो उजागर करता है वो कैद करता है, और जो कैद करता है, जो उसकी रिपोर्ट आती है उसे अंतिम रूप देने के लिए जो कैद की रिपोर्ट तो अंतिम रूप देता संसद में पेश करती है। ये किसका काम है, लोट लेखा समिति। मैंने आपको पैटर्न समिति बताया। पैटर्न से काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है। इसमें फिजूल खर्चा तो योजना है, और जो कैट ने घोटाला, जो कैट द्वारा घोटाले होते जाते हैं, उजागर किए जाते हैं, उस वाली रिपोर्ट को जो अंतिम रूप देती है संसद में, अंतिम पटल पर भिजाती है, वो जो रहती है वो लेट लेखा समिति रहती है। इसका जो अध्यक्ष बनता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है, और जो इसका अध्यक्ष होता है, लोट लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। वो किसके द्वारा होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। परंतु इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें विपक्ष का नेता होता है। जो अध्यक्ष मनोनीत था वो सरकार के विपक्ष नेता को ही अध्यक्ष बनाएगा इस लोट लेखा समिति का। तो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चन के स्थान पर कम से कम 100 क्वेश्चन बताए होंगे, और ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन में से मैं मानता हूँ ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट था, पैट SI ASI। अगर आप इस
20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझ लीजिए आपका जीएस बहुत मजबूत है। अगर आपसे 10 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हो तो समझ लीजिए आपका लेवल बहुत नीचे है। तो इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते हैं ना, मैं आपके साथ हूँ, आपका समर्थक। आप पूरी तैयारी कीजिए लगन से पैट SI ASI के लिए। धन्यवाद, देखते रहिए हमारी वीडियो। नमस्कार।